नमस्कार, मंडे मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहान। आइए देख लेते हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। तो दमदार शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी से करें शुरुआत, 150 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ यहां है। डाउ फ्यूचर्स 11 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट है, लेकिन एशियन मार्केट्स में दमदार तेजी। 750 अंकों की स्ट्रेंथ इस समय जापानीज मार्केट निके में दिख रही है और बाकी जितने भी मार्केट्स एशिया में खुल रहे हैं मजबूती लेकर। कच्चा तेल बीते हफ्ते थोड़ा प्रेशर खाता हुआ नजर आया है। सोने चांदी की बात करें तो दायरे का ट्रेड दिखा। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कैसे क्यूज मिल रहे हैं हफ्ते की शुरुआत के, जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, हर तरफ से अच्छी खबर आ रही है। क्रिकेट ले लीजिए, मार्केट ले लीजिए, क्या हुआ है हमारे मार्केट्स के लिए? जिस तरह से हमारी क्रिकेट टीम भी पिच पर दमदार एक्शन दिखा रही है, बिल्कुल वैसे ही आप ग्लोबल मार्केट्स और हमारे बाजारों में भी एक्शन दिख रहे हैं। बहुत ही शानदार हफ्ता रहा पिछला हफ्ता। हमने देखा अच्छी बढ़त आती हुई दिखी और फ्राइडे को वो ट्रेंड बरकरार था। लगातार 5वें दिन आपने अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी का एक्शन देखा। डाउ पर तो आपने देखा 225 अंकों का उछाल था एंड मोर इंपॉर्टेंटली डाउ आपके लिए 34,000 के ऊपर जाते हुए दिखा है। तो बहुत ही दमदार रिकवरी पिछले हफ्ते हमने अमेरिकी बाजारों को देखी है और वो ट्रेंड आपको बरकरार दिख रहा है। S&P 500 आपका 1% ऊपर था, नैस्डैक आपका 1.5% ऊपर था और स्मॉल कैप्स की तो आउट परफॉर्मेंस थी, जहां पर रसल 2000 में हमने 2.25% की तेजी देखी थी। तो ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल एक्शन जो पिछले हफ्ते हमने देखा है अब ग्लोबल मार्केट्स में, वो बहुत ही शानदार था। अमेरिकी बाजारों का ये जो रिबाउंड है बहुत ही अच्छा रहा। इनफैक्ट पिछले एक साल में अगर आप देखें तो सबसे अच्छा हफ्ता पिछला हफ्ता रहा है। तो एक साल बाद इतनी बड़ी वीकली गेन्स अमेरिकी बाजारों ने आपको दिखाई हैं, जहां पर डाउ आपका 5% ऊपर था, S&P 500 ऑलमोस्ट 6% ऊपर था और नैस्डैक में 6.5% से ज्यादा की आपने तेजी आती हुई दिखी है। तो वो दिखा रहा है कितनी बढ़िया स्ट्रेंथ पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी है। और इन सब के पीछे ऑफ कोर्स सबसे बड़ा फैक्टर तो यही था कि फेड ने पॉज किया है, लगातार दूसरी बार रेट हाइक का पॉज था। बट अब बाजार भी डेटा का सहारा लेकर यह मानने लगा है कि शायद फेड आगे रेट्स नहीं बढ़ाएगा। और वो क्यों? फ्राइडे को इनका जॉब्स डेटा आया अक्टूबर के महीने का। अक्टूबर में इन्होंने 1.5 लाख नई जॉब्स जोड़ी हैं, अनुमान 2.25 लाख का था। तो अनुमान से करीब 20,000 कम नई जॉब्स जोड़ी गई थी। ये एक बाजार को सहारा मिला कि फाइनली न्यू जॉब्स एडिशन में आपको एक स्लोडाउन दिख रहा है। सितंबर के महीने में 3 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई थी, तो सितंबर के मुकाबले सिर्फ आधी जॉब्स जोड़ी गई हैं अक्टूबर में। यहां से बाजार को अच्छा आश्वासन मिला। जो इनकी बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 3.8% से बढ़कर 3.9% पर पहुंच चुका है। वैसे आप कहेंगे सिर्फ 0.1% की ही गेन है, बट जनवरी 2022 के बाद का ये 3.9% का आंकड़ा आया। तो काफी समय से जो अनएम्प्लॉयमेंट भी लोअर रेंज पर बढ़ा हुआ था, वो फाइनली थोड़ा बढ़कर आपको आते हुए दिख रहा है। तो बाजार मान रहा है कि डेटा भी अब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जितनी हॉट जॉब्स मार्केट आपकी थी उतनी आपको गर्म नहीं दिख रही है। ऑफ कोर्स अक्टूबर के महीने में और सितंबर में भी हमने देखा ऑटो वर्कर्स की स्ट्राइक चल रही थी, ऑटो यूनियंस ने स्ट्राइक करी हुई थी, तो शायद उसका भी थोड़ा इंपैक्ट इस डेटा पे है। बट नॉनदलेस बाजार मान रहा है कि अब फेड आगे रेट्स नहीं बढ़ाएगा क्योंकि डेटा का सपोर्ट उन्हें मिलने लगा है। दिसंबर की जो पॉलिसी है, पिछले हफ्ते फेड की पॉलिसी के बाद 20% जानकार मान रहे थे कि दिसंबर में रेट हाइक हो सकता है। अब वो आंकड़ा सिर्फ 5% का हो गया, यानी कि 95%, 95% जानकार मान रहे हैं कि दिसंबर में भी फेड रेट्स नहीं बढ़ाएगा। तो वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने तो एक नोट भी जारी करा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हमें नहीं लगता कि इसके बाद यूएस में रेट हाइक होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आप ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन देख रहे हैं कि मान रहा है बाजार डेटा के दम पर भी कि शायद अब आगे फेड की रेट हाइक्स नहीं आने वाली हैं। तो उसका एक्शन हम बाजार पर लगातार देख ही रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार था। कमोडिटी कूल ऑफ का भी थोड़ा सहारा मिल रहा है। एक तो डॉलर इंडेक्स आपका गिर कर आया है, 20 सितंबर के बाद पहली बार 105 के नीचे आया है। ये एक बढ़िया आंकड़ा है, करीब 6 हफ्ते के निचले स्तर पर दिख रहा है। कच्चा तेल पिछले हफ्ते 6% टूटा है, लगातार दूसरी वीकली गिरावट थी, 85 पर आ गया है आपके लिए ब्रेंट। ये बढ़िया आपके लिए आंकड़ा है। सोना चांदी एक दायरे में, ये $2,000 के आसपास आपको सोना दिख रहा है, सुस्ती है। बेस मेटल्स पर आपको थोड़ी पिछले हफ्ते वीकली बढ़त जरूर दिखी, बट अदरवाइज कोई कंसर्न बाजार को नहीं आ रहा है। ये वाला हफ्ता भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फेड की कमेंट्री आने वाली है। बाजार तो मान रहा है फेड रेट हाइक्स नहीं करेगा, बट फेड का क्या कहना है ये इंपॉर्टेंट है। जेरोम पावेल साहब 2 बार पब्लिक भाषण देने वाले हैं, कई अन्य फेड सदस्य भी बात करेंगे, थोड़ा डेटा भी आएगा यूएस, यूरोपियन यूनियन और चीन की तरफ से, तो वहां पर भी बाजार रिएक्ट करेगा। बट एसेंशियली एक होप बाजार में आ गई है कि शायद फेड की तरफ से अब रेट हाइक्स नहीं हो और इसी का एक्शन आप बाजार में भी देख रहे हैं। जो इनकी बॉन्ड यील्ड है
वो अब 4.5% पर आ गई है। तो बहुत बड़ा कूल ऑफ हुआ है। 2 हफ्ते पहले 5% के ऊपर की बॉन्ड यील्ड आपकी अब 4.5% पर आ चुकी है। चलिए, तो हफ्ते की शुरुआत के बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स पूरे हफ्ते के दौरान जो जो डेटा इवेंट्स रहेंगे उस पर तो बाजार की नजर रहेगी। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो चलिए, जिस तरह के ग्लोबल संकेत आज हमें मंडे मॉर्निंग शुरुआत के लिए मिल रहे हैं, उन सब के बीच आज आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, अच्छी शुरुआत का पूरा मटेरियल, रॉ मटेरियल रादर हम कह सकते हैं हमारे पास है। करना क्या है सर? निफ्टी, बैंक निफ्टी, कैसे इसे ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, बहुत ही मजबूत संकेत हैं, चाहे भारतीय बाजारों को ले लें चाहे विदेशी बाजारों से। हमारे बाजार भी शुक्रवार को अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए हैं। लंबे समय बाद फिर से एफआईएस की खरीदारी लौटने के संकेत भी आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। कैश मार्केट में सिर्फ 12 करोड़ की बिकवाली थी। वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में अच्छी खरीदारी हुई है। तो एक और संकेत ग्लोबल अच्छे हैं, दूसरे और संकेत लोकल अच्छे हैं, और ऐसे में 150 पॉइंट ऊपर जो आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है वो सही है। अच्छी मजबूत शुरुआत के साथ हम इस हफ्ते को और आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी हमारा व्यू है कि इस नई सीरीज की शुरुआत से लेकर दिवाली तक तो माहौल बहुत पॉजिटिव और स्टेबल साइड पर रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, और जो अब आज के लिए सपोर्ट रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखेगी। 19,200 19,275 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 19,340 19,385 ये आज की रेंज है। यहाँ तक जाने की कोशिश होगी, और इवेंचुअली 19,500 के करीब जाने की कोशिश निफ्टी की इस हफ्ते कम से कम वहां तक की तो बनती है। वहां पर फिर हम रिव्यू करेंगे आगे क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,000 आपके लिए मजबूत बेस बन चुका है। आज के लिए 43,150 से 43,225 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 43,725 43,875 ये वो रेंज है जो आपका टारगेट बनेगा, जहां तक बैंक निफ्टी भी इस हफ्ते जाने की कोशिश कर सकता है। 44,000 के पार निकलना फिर अगला टारगेट बैंक निफ्टी के लिए बनेगा। सो ओवरऑल रुझान अच्छा है, और पिछले हफ्ते की तरह हम इस हफ्ते भी पॉजिटिव और बुलिश हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ रहेंगे, और एक और चीज जो है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन और बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहां पर फिर से खरीदारी करने के आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे। जी, वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद दर्शकों को दिशा देने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। सितंबर तिमाही के नतीजे तो आ ही रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी फोकस करेंगे। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग वीकेंड पर कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें एसबीआई की। यहाँ पर आपको रिजल्ट्स अगर आप ओवरऑल देखें, नतीजे आपको ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। एनआई लगभग 12% के आसपास बढ़कर आई है, मुनाफे में 8% की बढ़ोतरी है। प्रोविजंस घटकर आते हुए दिखे हैं, लगभग 9.8% के आसपास गिरकर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर आप जीएनपीए और एनएनपीए बात करें तो दोनों में आपको क्यू गिरावट दिखेगी। एनएनपीए 0.74% से गिरकर 0.64% पर आते हुए दिखे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर आपको मिक्स्ड सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। एनआई लगभग 6.5% बढ़कर आई है। मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा में भी आपको अच्छी खासी बढ़त दिख रही है, जो कि हमारा अनुमान अगर 3,790 का था, और मुनाफा 5,250 करोड़ के आसपास जो है उसके आता हुआ दिखा है। हालांकि प्रोविजंस जो है वहाँ पर भी आपको 33% के आसपास की बढ़त दिखेगी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, यहाँ पर अगर आप देखें आय 5% बढ़कर आई है। ग्रॉस मार्जिन्स 32% से थोड़े से गिरकर 31% पर आते हुए दिखे हैं। और ये कामकाजी मुनाफा जो है वहाँ पर भी देखें तो 9% के आसपास की गिरावट आपको दिखेगी। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर इन लाइन नतीजे आपको दिख रहे हैं। आय 3% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 26.3% से गिरकर 24.3% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर 10% के आसपास की गिरावट है। जेके सीमेंट, जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। आय लगभग 24% के आसपास 23.6% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 13.7% से इंप्रूव होकर 17% पर आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान भी इंप्रूव होने का था, पर 16% का था, तो उस हिसाब से बढ़िया आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में लगभग 61% 60% के आसपास की बढ़त आपको वहाँ पर दिखेगी। वेदांता, यहाँ पर ऑपरेशनली बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं, हमारे अनुमान से भी बेहतर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय 6% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 21% से इंप्रूव होकर 29.5% पर आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान 20% का था, तो उस हिसाब से आपको ऑपरेशनली आपको बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग 10.4% गिर कर आई है, अनुमान भी गिर कर ही आने का था। और अगर आप एबिटार की बात करें तो वहाँ पर भी 53% के आसपास की आपको गिरावट दिखी है। जो अगर अनुमान था वो 1824 करोड़ का था, और आया अगर आप बात करें 2,450 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है।
मार्जिन्स में गिरकर ही अनुमान था 31.2% से गिरकर 16.4% पर आते हुए दिखे, अनुमान 15.8% का था। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो वो नंबर्स हैं जो ओवर द वीकेंड आए। ऑफ कोर्स बाजार जब खुलेंगे तो ये चुनिंदा स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, लेकिन अरमान आज भी नंबर्स आने वाले होंगे और खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन है? जी बिल्कुल, आज भी कुछ नतीजे हैं, जिसमें निफ्टी की बात करें तो डिवीज लैब के नतीजे आएंगे। एफएनओ में एक्साइड इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। मैनकाइंड फार्मा, इनका लॉक इन 70% शेयर्स का वो खुलता हुआ दिखेगा। कैंपस एक्टिववेयर, यहाँ पर भी 20% शेयर के लिए ओपन होता हुआ दिखेगा लॉक इन। नज़ारा टेक्नोलॉजी, इनके 71.4 लाख शेयर्स लिस्ट होंगे। वोडाफोन आइडिया, जो अगर आप देखें एएसएम फ्रेमवर्क में शॉर्ट होता हुआ, शॉर्ट टर्म एएसएम में आता हुआ दिखा है। आईपीओ के हिसाब से सेलो वर्ल्ड आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। एक्स डेट है कोलगेट पामोलिव में, जहां पर इंटरिम डिविडेंड है 22 का। श्रीराम फाइनेंस, जहां पर इंटरिम डिविडेंड है 20 का। आईपीओ अपडेट्स पर एसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनका डे 2 है आज, कुल सब्सक्रिप्शन पहले दिन अगर आप देखें 1.7 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा दोगुना, QIB 90% और NII लगभग 2.4x जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज, यहाँ इनका IPO आज से खुलता हुआ दिखेगा, 8 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड जो है वो 752 से 792 का है। इशू साइज 490 करोड़ का है, पूरा का पूरा OFS है, और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 144 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें आपको SBI लाइफ, बड़ौदा PNB परिवार, आदित्य सन लाइफ आदि जैसी कंपनियां हैं। लॉजिस्टिक्स, NBCC, DLF, इन कंपनियों पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के चलते केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR में पाबंदियां लगाई हैं। केंद्र सरकार ने एयर पोल्यूशन सेंट्रल प्लान 4 के तहत जो है ये रोक लगाई है। सीएट, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुंबई का जो एक इनका प्लांट है उसमें ऑपरेशन बंद करने के निर्देश दिए हैं, और ये पोल्यूशन कंट्रोल नियमों का उल्लंघन पर ये आदेश देते हुए दिखे हैं। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर ये जो इनका मर्जर था उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो आती हुई दिखी है, वो होगी 17 नवंबर। टीटागढ़ रेल सिस्टम, यहाँ पर 8 नवंबर को फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, जिसमें QIP, राइट इशू जैसे विकल्पों के जरिए फंड जुटाए जाएंगे। विष्णु प्रकाश, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कंपनी की JV को लगभग 175 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और अंत में अगर आप बात करें इथॉस की, तो यहाँ पर फंड रेजिंग कमेटी की बैठक में फैसला आता हुआ दिखा है। QIP के लिए इश्यू प्राइस 1547 प्रति शेयर का तय किया गया है। फ्लोर प्राइस की अगर आप बात करें, जो लगभग 1628 रुपए प्रति शेयर की मंजूरी दी थी। चलिए, तो ये वो खबरें जिन पर आपको करना है फोकस, और ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा एक्शन इन एरियाज में देखने को मिलेगा। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी, बताइए आपकी नजर सर कहाँ पर है? कौन से 2 स्टॉक्स होंगे जो आज आप बेस्ट पिक बतौर हमारे दर्शकों को देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। बिल्कुल, देखिए खरीदारी पे फोकस है, जिस हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें मार्केट में हमें देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में, तो यहाँ से तेजी है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले लुपिन अच्छा लग रहा है। टेक्निकली लुपिन में खरीदारी करने की सलाह होगी। 1186 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली थी। यहाँ से ऊपरी स्तरों पर 1220 और 1240 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 1165 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो पहली पिक होगी लुपिन। उसके अलावा सारे ही रियलिटी काउंटर्स में काफी अच्छा मूव हमने देखा था, तो रियलिटी स्पेस में से DLF पे फोकस करना होगा। लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो DLF में यहाँ से तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। 620 तक की अपसाइड हमें DLF में देखने को मिल सकती है। थोड़ी सी डिप मिले तो यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह होगी। 585 का स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट, 2 बेहतरीन पिक्स आती हुई। लुपिन 1220 से 40 के टारगेट के लिए करे खरीदारी, और DLF 620 तक जाने की संभावना है, करे खरीदारी 585 के स्टॉप लॉस के साथ। थैंक यू नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। अब बात करते हैं SBI की। SBI ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, और इस मौके पर जी बिजनेस संवाददाता एकता सूरी ने SBI चेयरमैन दिनेश खारा से खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं उनका क्या कहना है। मेरा ये मानना है कि ये क्वार्टर हमारा काफ़ी अच्छा गया। जब हम देखते हैं डिपॉजिट ग्रोथ को और एडवांसेस ग्रोथ को, ये सभी तरफ हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और एडवांसेस में भी हमारा रिटेल सेक्टर काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, एंड एग्रीकल्चर, SME वो सब भी अच्छा सा ग्रो किया है। कॉर्पोरेट सेक्टर सिर्फ 6.61% का ग्रोथ है, जबकि बाकी हमारा रिटेल पूरा का पूरा जो है 12% से लेकर 15% तक का ग्रोथ हमने देखा है। इवन SME में और एग्रीकल्चर में तो ये ग्रोथ 15 से 20% के बीच में भी रही है। तो इस तरह से एक तो ग्रोथ अच्छा है, दूसरा हमारा यील्ड ऑन एडवांसेस इम्प्रूव हुआ है,
और साथ ही साथ जो है क्वालिटी ऑफ एडवांसेस इम्प्रूव हुआ है और हमारा स्लिपेज रेशियोज कम आई हैं और मेरा ये मानना है कि ये हमारा क्वार्टर काफ़ी अच्छा गया है और 14,330 करोड़ का हमने जो प्रॉफिट जो अर्न किया है इसमें हमने ऑलरेडी तकरीबन 5,900 6,000 करोड़ के करीब हमने कुछ ऐसे वन ऑफ हैं जिनको कि जो कि एसेंशली जो वेज रिवीजन के लिए हमें प्रोविज़न करना था उसका हमने 3,900 करोड़ का प्रोविज़न किया है और ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ से ज़्यादा का हमने प्रोविज़न किया है जो कि MTM का जो गेन हमने जो हमें पहले मिला है उसके मुकाबले में हमें गेन अभी आपके पास 200 करोड़ का ही गेन मिला है। तो इस कारण से मेरा ये मानना है कि अगर ये 6,000 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट रहता तो ये 14,330 करोड़ तकरीबन 20,330 करोड़ हो जाता जो कि अपने आप में क्वार्टरली सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होता। कमोडिटी बाजार की रणनीति पर फोकस करते हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। काफी उठापटक हमने बीते हफ्ते देखी है कमोडिटी मार्केट में, हालांकि मेटल्स का प्रदर्शन रिलेटिवली बेटर रहा है बुलियन और एनर्जी के मुकाबले। कौन से मेटल्स पे नजर रहेगी? जी देखिए, चाइना की यूनान प्रोविंस में क्योंकि हाइड्रो पावर के कमी की वजह से एल्यूमिनियम के आउटपुट में कमी हो सकती है एनीवेयर बिटवीन 8 लाख टू 1,50,000 टन्स के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि एल्यूमिनियम एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ महीनों में, वहाँ पर हमें उछाल देखने मिल सकता है। मैं 205 के करीब सलाह देना चाहूँगा बाइंग की। 202 का एक थोड़ा डीपर स्टॉप होगा और शॉर्ट टर्म बेसिस यानी 3 से 4 दिनों के लिहाज से 210 से 211 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं एल्यूमिनियम में। ओके साथ ही ये बताइए कि चांदी में क्या किया जाए, क्योंकि शुक्रवार के सेशन में 72,500 तक का लेवल दिखाया था, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की तेजी थी, लेकिन क्लोजिंग होते होते हमने इसे डेज लो पर आते देखा तो 72,300 के नीचे हुई है, फिर भी 850-900 पॉइंट्स ऊपर। क्या करना है? जी देखिए, कैचअप रैली हो रही है सिल्वर में क्योंकि हमने गोल्ड को सीवियरली आउट परफॉर्म करते हुए देखा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 87 तक पहुंच गया था इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो सिल्वर में बिकॉज ऑफ बेस मेटल्स शॉर्ट टर्म बेस मेटल स्ट्रेंथ कैचअप रैली हो रही है और मैं समझता हूँ ये जारी रह सकती है। इंट्राडे में भी 72,000 के नीचे अगर मिलता है 71,800 के आसपास तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 71,200 का एक डीपर स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में मेरा मानना है कि 72,600 के लेवल दोबारा रिपीट हो सकते हैं, तो मैं शॉर्ट टर्म में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा चांदी में। ओके कच्चा तेल प्रेशर खा रहा है, हमने 6700 के नीचे इसे शुक्रवार को बंद होते हुए देखा है। क्या यहाँ बॉटम बन चुका है? क्या ये आज खरीद का मौका होगा? जी मेरा मानना है कि अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और दबाव ऊपरी स्तरों पे बरकरार रहेगा जब तक एटलीस्ट $83.5 के नीचे शॉर्ट टर्म में प्राइसेस रहती हैं। तो उछाल पे मैं अभी बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा। हाँ, थोड़ा सा डीपर अगर एक पुल बैक मिलता है 6,800 के करीब तो वहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। डाउन साइड में 6,620 तक के लक्ष्य होंगे और इस ट्रेड के लिए 6,900 का स्टॉप होगा। तो अभी मैं सेवन वैल्यूज की सलाह देना चाहूँगा। जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा आए थे पिछले हफ्ते उससे दबाव अभी भी मेंटेन है क्योंकि डिमांड में कटौती की संभावना बनी हुई है। ओके गोल्ड $2,000 के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, इस पे क्या राय बन रही है? क्या अब पूरी तरह से जो पॉलिटिकल टेंशन है उसका जितना प्रीमियम था वो निकलता हुआ दिख रहा है या अभी भी थोड़ी सस्टेनेबल बेसिस पे खरीदारी की जा सकती है? देखिए, इन स्तरों पे खरीदारी करना $200 के तेजी के बाद एक महीने की जो हमने शानदार तेजी देखी है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह दूंगा। पोजिशनल पर्सपेक्टिव इंट्राडे में हो सकता है हमें 200-400 रुपए का एक पुल बैक देखने मिल जाए, दैट्स फाइन, लेकिन पोजिशनली मैं समझता हूँ थोड़े डीपर कट जब देखने मिले 1950 से $1930 के करीब वहीं पर ही तेजी करें। यहाँ पर पोजिशनल पर्सपेक्टिव तेजी करना मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा। और नेचुरल गैस पे कोई राय बन रही गिवन द फैक्ट कि अब विंटर मंथ्स की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका अब में ठंड के लिए ये प्रेफर्ड एनर्जी फ्यूल है, तो क्या लगता है नेचुरल गैस में कोई राय? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी क्योंकि डिमांड सप्लाई तो बैलेंस में है, इन्वेंट्री लेवल्स जो है या प्रोडक्शन लेवल्स यूएस में फिलहाल रिकॉर्ड हाइस पे चल रहे हैं। हालांकि डिमांड भी इमर्ज होने की अच्छी खासी उम्मीद बनी हुई है। तो यहाँ पर भी जब अच्छा खासा गिरावट, जब 3 या 4% की गिरावट दिखे वहां पर मैं बाइंग की सलाह दूंगा। एनीवेयर बिटवीन 280-285 रीजन अगर मिले तो वहां से फिर 310-315 तक लेवल हमें M6 पर देखने मिल सकते हैं। 295-300 लेवल्स पे अवॉइड किया जाए बाइंग।
लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि जब थोड़े डीपर कट्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, वहां पर बाइंग करके चले, और शॉर्ट टर्म टारगेट जो है 310 का लेके चला सकता है एनफिक्स नेचुरल गैस में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो एक कच्चे तेल को छोड़ दें जहां पर सेल ऑन राइस की रणनीति है, आपके लिए एल्यूमिनियम, सिल्वर, नेचुरल गैस सब में डिप्स पे खरीदारी की ही रिकमेंडेशन आ रही है। लेकिन बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर है। अरमान बताइए। जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI पर 3 रिपोर्ट्स है। CLA से मेंटेन कर रहे हैं बाई को, टारगेट रख रहे हैं 700 का। JP मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं और वेट को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 720 से बढ़ाकर 725 का भाव कर रहे हैं। और गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं बाई को और टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 746 से घटाकर 710 का टारगेट कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा भाव 580 के आसपास का है। टाइटन पर यहाँ पर भी 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। CLA से अपग्रेड कर रहे हैं आउट परफॉर्म से बाय पर और टारगेट जो है वो भी बढ़ा रहे हैं, 3540 से बढ़ाकर लगभग 3950 के आसपास का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को और टारगेट 3190 का कर रहे हैं। और JP मॉर्गन की बात करें तो मेंटेन रख रहे हैं ओवर वेट को, टारगेट 3450 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 3000 के आसपास का है। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर भी 3 रिपोर्ट्स है। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं ओवर वेट को, टारगेट रख रहे हैं 3217 का। JP मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं ओवर वेट को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 2880 से बढ़ाकर 2910 का टारगेट कर रहे हैं। और अंत में बात करें सिटी की तो वो मेंटेन रख रहे हैं बाई को, टारगेट जो है वो घटा रहे हैं 3400 से घटाकर 2900 का टारगेट कर रहे हैं। चलिए, तो ये वो रिपोर्ट्स रहेंगी जिस पर आज हमारी भी नजर रहने वाली है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए।